नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी2 सर एजुकेशन में। मैं आज आपको क्लास 10 का जो सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल वो पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीधे ही एनसीईआरटी के बुक से पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी के बुक में जो इनसाइड क्वेश्चंस हैं या जो एक्टिविटीज़ दी हुई है या चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं, इन्हीं सब जगहों से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने ये जो नोट्स तैयार किया है इसी चीज़ को ध्यान में रखकर तैयार किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आपको पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं बताऊंगा। तो आइए मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभकारी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट इन्हीं सब जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भी इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिएगा। आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो चैप्टर है ये है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं दोस्तों जो मेटल और नॉन मेटल है। क्या है मेटल और नॉन मेटल? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एलिमेंट्स इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर। जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म है एलिमेंट। और इस एलिमेंट्स को जो है तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। उनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत मेटलॉइड्स के बारे में भी है हल्का सा जानकारी, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है, यानी कि उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जो मेनली जो मेटल और नॉन मेटल हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है वहां से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल और नॉन मेटल के, वो खास करके इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में, तो देख सकते हैं हम लोग। मेटल्स जो होते हैं दोस्तों, इट कैन बी बिटन इनटू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं उनमें से कुछ मेटल्स को अगर आप बिट करेंगे हथौड़ी से यानी हैमर से, अगर आप उसको पीटेंगे तो क्या होगा, वो एक सीट में बदल जाएगा। वो पतला पतला जो है चादर की तरह बदल जाएगा, जैसे कागज की तरह बता सकते हैं, एकदम वो फैल जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलियाबिलिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलियाबिलिटी। तो ये जो मेलियाबिलिटी का प्रॉपर्टी है दोस्तों, डिफरेंट मेटल में डिफरेंट उनका मेलिएबल स्ट्रेंथ है। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल है वो है गोल्ड, और इसके बाद आता है सिल्वर। यानी गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल और 2 नंबर पे आता है सिल्वर। यही वजह है कि इस मेलिएबल प्रॉपर्टी के कारण ही गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। क्योंकि उस समय जब उसको पीटा जाता है या उसको खींचा जाता है तो वो टूटता नहीं है ना, ब्रिटल नहीं है वो फैल जाता है और फटता भी नहीं है पीटने से। ठीक है, तो ये मैलिएबिलिटी के प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं, सम मेटल्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये ध्यान रखिएगा, पतले पतले तार बना सकते हैं, उसको खींच सकते हैं। यानी कि मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, खींच के लंबा कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डक्टिलिटी। ठीक है, हिंदी में तन्यता कहते हैं, यानी कि वो तन्य है, यानी हम उसे खींच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो है गोल्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल भी है, और यही गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा आपका मैलिएबल भी है। तो इसीलिए गोल्ड
का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। रीज़न यही है कि आप जब उसे हैमर से पीटते हैं, यानी कि उसको पतले पतले सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो भी वो नहीं टूटता। दूसरा, जब उसे खींचते हैं, जब उस पर हम लोग बल लगाकर, फोर्स लगाकर खींचते हैं, पतला तार में बदलते हैं, तो भी वो नहीं टूटता। तो इसीलिए गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल एज वेल एज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये पूरा चैप्टर का नोट्स है दोस्तों, अगर आप अच्छा से पढ़ लें तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी को कवर कर देगा। A 1 gram of gold can be drawn into a wire of length of 2 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। ये एनसीईआरटी के ही ये में दिया हुआ है कि आप एक ग्राम तार को, 1 ग्राम गोल्ड को, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप उसको पतला करके अगर उसको तार बनाएंगे पतला सा, तो ये लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम है, ओनली 1 ग्राम। तो 1 ग्राम गोल्ड को आप सोचिए कि कितना लंबा तार आप बदल सकते हैं, और वो कभी टूटेगा नहीं, मतलब वो ब्रेक नहीं होगा। जब खींचेंगे, बनाएंगे उसको तार से, ये करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। यानी कि सोचिए कि कितना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड, है ना। इसीलिए इसका ज्वेलरी बनाने में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। ये उस समय टूटता भी नहीं है जब उसको मोड़ा जाता है या खींचा जाता है, ये सब। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में दिया हुआ कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड को अगर आप खींचते हैं, उससे वायर बनाते हैं, तो वो वायर लगभग 2 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, हम लोग इसी प्रॉपर्टी के कारण, ये जो प्रॉपर्टी है मेलियाबिलिटी और ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, इन दो प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग मेटल्स को उसके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं, आप उनको जो डिफरेंट शेप्स, विभिन्न आकार आकार में बदल देते हैं, वो केवल इन्हीं दो प्रॉपर्टी के कारण, मेलियाबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलियाबिलिटी क्या हुआ, पीट करके उसको चादर बना देना, और डक्टिलिटी क्या हुआ, खींच के तार बना देना। तो ये दो प्रॉपर्टी के कारण ही हम लोग किसी भी मेटल को अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में बदल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर है। याद रखिएगा, हीट भी इनसे काफ़ी आसानी से चली जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। यानी कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है सिल्वर, और 2 नंबर पे आता है कॉपर। लेकिन सिल्वर काफ़ी कॉस्टली होने के कारण जनरली यूज़ नहीं किया जाता, आम कामों में, जनरल काम में नहीं यूज़ किया जाता, कुछ स्पेसिफिक कामों में किया जाता है। लेकिन कॉपर का इस्तेमाल बहुत ही ये से किया जाता है। रीज़न एक ही है, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ लेड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी अच्छे सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ये जो लेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो मेटल का नाम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, एक्सेप्शन है ये सब। लेड और मरकरी, ये दो ऐसे मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, मतलब कंडक्टर है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हीट है। यानी कि उससे बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, मतलब दे ऑफर वेरी हाई रेसिस्टेंस, वो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। यही वजह है कि उससे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जाता है वो बहुत कम जाता है। आप तो जानते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है कि रेसिस्टेंस बढ़ जाने से करंट कम हो जाता है। तो ये काफ़ी रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, वो है लेड और मरकरी। यही इसी वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी एट द रूम टेम्परेचर। आप ये भी जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी लेकिन सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब उनके स्टेट की बात करेंगे तो दे आर इन सॉलिड स्टेट। लेकिन मरकरी को छोड़कर, जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड नहीं होता है, बल्कि लिक्विड होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है ये। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में ये काफी आपको काम आएगा। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तरह ये काम करता है, यानी अवकारक है ये।
अवकारक की तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन के डोनेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को देने वाले होते हैं। तो आप तो जानते हैं कि जितना भी मेटल्स है उनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे उनके एटॉमिक नंबर का, तो उसके लास्ट सेल में आइदर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, यानी कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। तो जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देते हैं, तो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। यानी कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ठीक है। जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादातर सॉलिड होते हैं और गैसियस होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़कर। तो ये जितने भी एक्सेप्शंस की बात यहाँ पे की गई है, हमने एनसीईआरटी से सब उनको नोट्स बनाया है। तो जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया या फिर एमसीक्यू में दे दिया है ना, तो कहीं भी ये आपको काम आ सकता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं दे आर ईदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। जो ब्रोमीन है वो लिक्विड होता है। याद रखिए, जितने भी मेटल है दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, लेकिन जितने भी नॉन मेटल है दे आर आइदर सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है। ठीक है, देखते जाइए दोस्तों, पूरा चैप्टर आपको पूरा जो है एकदम कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम्स में। मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड सच एज कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल्स जो है वो बोल रहे हैं कि बेसिक ऑक्साइड देता है। बेसिक ऑक्साइड यानी कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि वो जो है भस्म की तरह बिहेव करता है, बेसिक। जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देख सकते हैं कैल्शियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है और मैग्नीशियम मेटल है। तो जो मेटल्स होते हैं वो जो ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। यानी कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो ये एल्काली देंगे, एल्कालाइन नेचर का होगा ये। ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब एसिडिक ऑक्साइड है। इनको एसिडिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना तो ना कोई एसिड बना देगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ये करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो इस तरह से ये जो भी यहां पर आपको ऑक्साइड दिख रहा है दे आर एसिडिक ऑक्साइड। यहां पर मैंने ये गलत लिख दिया है दोस्तों, ये एसिडिक ऑक्साइड में नहीं आएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ना न्यूट्रल के कैटेगरी में आता है, यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड इसका इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं कुछ कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। जो वाटर हम लोग नॉर्मल वे में हम लोग उसको वाटर बोलते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा ये जो भी है न्यूट्रल है, यानी कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो इस वजह से ना तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसीलिए ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ऑक्साइड दे के ऑप्शन में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्या पूछ सकता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिया, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक ऑक्साइड, कौन बेसिक ऑक्साइड नहीं है? तो याद रखिएगा बेसिक ऑक्साइड का पहचान है कि उसमें मेटल होगा एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो दे आर बेसिक। जब बोला जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एसिडिक ऑक्साइड, 4 ऑप्शन दे के पूछा जाएगा, तो जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो नॉन मेटल से बने होते हैं, जैसे कार्बन, यहां देख सकते हैं आप कार्बन, सल्फर, है ना, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, आइदर एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग
जल कहते हैं। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। ऑप्शन में दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल ऑक्साइड, 4 ऑप्शन दे दिया आपको। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम ये सब याद रखिए, एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन है वो याद रखिए, बेसिक ऑक्साइड कौन कौन है वो याद रखिए, ठीक है। नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी अभी आपने देखा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि नॉन मेटल में जो एटॉमिक नंबर होता है उनका, नॉन मेटल्स का, तो उनको जब आप कन्फिगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आप देखते हैं कि उनके जो लास्ट सेल है उसमें 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे तभी उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, है ना। तो यानी कि दे आर गुड एक्सेप्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो लोग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Gallium and cesium have very low melting point and these metals get melt even when kept on our palm. देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वही सब मैंने पूरे इसमें डाल दिया है, तो आपको एनसीईआरटी का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा चैप्टर का। Gallium and cesium have very low melting point and these metals get melt even when kept on our palm. जब गैलियम और सीजियम को आप अपने हाथों में भी रखेंगे ना, हथेलियों पे भी, तो भी वो पिघल जाता है। जैसे बर्फ हम लोग रखते हैं तो कैसे पिघलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही ये मेटल है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है कि आप अगर अपने हथेलियों पे भी इसे रख लेंगे तो वो पिघलने लगेगा। मतलब हाथ से हम लोगों का जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मेल्टिंग पॉइंट के लिए, जो एनर्जी चाहिए वो लेगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूशन और धीरे धीरे पिघलने लगेगा। तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीजियम का। नेक्स्ट है, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉफ। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया व्हाट इज एलोट्रॉफ। एलोट्रॉफ क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं बहुरूपता। तो ये जो बहुरूपता है एलोट्रॉफ, ये क्या है कि कुछ कुछ एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं एक ही, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, तो उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। तो सबसे जो बेस्ट एलिमेंट है जो एलोट्रॉप एक्सप्रेस करता है वो है कार्बन। तो कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। ये जो प्रॉपर्टी है कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं, इनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स। तो कुछ एलोट्रॉप्स के उदाहरण हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलेरिन, जिसको हम लोग C60 कहते हैं। इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेम व्हाट इज एलोट्रॉफ, गिव टू एग्जांपल्स, तो हम लोग बोलेंगे कि एन एलिमेंट, सम एलिमेंट्स कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स such as carbon can exist in different forms such as diamond, graphite and Buckminster fullerene. This property of an element is called allotrope. एक तत्व विभिन्न रूपों में विद्यमान रह सकता है, ये जो गुण है, एक तत्व विभिन्न रूपों में पाए जा सकते हैं, इस गुण को बहुरूपता कहते हैं, एलोट्रॉप्स। और कार्बन के कुछ बहुरूप हैं जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन, जिसका ये होता है C60, यानी कार्बन के इसमें 60 एटम्स होते हैं और बिल्कुल फुटबॉल के तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, बकमिंस्टर फुलेरिन। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल। इनका नाम बकमिंस्टर इसीलिए पड़ा क्योंकि शायद बकमिंस्टर साहब कोई होंगे, उन्होंने इनका पता लगाया होगा, इसीलिए इनका नाम बकमिंस्टर फुलेरिन रख दिया गया। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं कोई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, याद रखिए एक्सेप्शन है ये, जो नॉन मेटल है इवन दो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका रीजन है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसीलिए जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो वो इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, यही वजह है। नेक्स्ट देखिए, पूरा चैप्टर आपको जो है एक जगह पे मिलेगा। एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट
दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ इजीली। आप देखिए सारा जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना वो मेटल्स की प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। तो कुछ एल्काली मेटल्स हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ इजीली। आप उसको चाकू से काट सकते हैं, जैसे आप केक काटते हैं उस तरह से काट सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होता है वो, ठीक है। Some metals such as aluminum and zinc behave like both metals and non-metals. They are called metalloid. कुछ कुछ मेटल हैं जो मेटल का भी उसमें प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल की तरह भी वो बिहेव करते हैं। तो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह, इसीलिए उनको मेटलॉइड कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो एग्जाम्पल याद रखी लीजिएगा, एल्यूमिनियम एंड जिंक। आपको याद है ना पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड में सारे मेटल हैं, राइट साइड में सारे नॉन मेटल है और बीच में एक इस तरह से लाइन गया हुआ है, दे आर मेटलॉइड। तो वहीं पे एल्यूमिनियम और जिंक भी आपको देखने मिलेगा। Some metals are oxide such as aluminum oxide, zinc oxide, so both acidic as well as basic property। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम और जिंक कैसा है, मेटलॉइड है। तो ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। इसीलिए जो इनके ऑक्साइड होते हैं, कुछ कुछ ऑक्साइड होते हैं मेटल के, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड, वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक, इसके नीचे है बेसिक, दोनों के तरह बिहेव करता है। मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो इस गुण को हम लोग कहते हैं, जो जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, उनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आप लिखेंगे कि सम ऑक्साइड्स ऑफ metals, है ना, some oxides of metals, metal oxides behave both as acidic oxide as well as basic oxide, and this type of oxides are called amphoteric oxide because they behave as both metallic as well as non metallic oxide। मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जिंक ऑक्साइड एग्जांपल में दे दीजिएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Metals such as sodium and potassium react so vigorously that they catch fire even kept in the open air। जैसे ही आप इसको हवा में रखेंगे ना, पोटेशियम और सोडियम ये जो मेटल है इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मतलब ऑक्सीजन से इतने ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि जैसे ही आप इसको खुली हवा में रखेंगे ओपन एयर में, तो वो आग पकड़ लेगा, इट विल कैच फायर। यही वजह है, हेंस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल। उनको केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन ऑयल में ऑक्सीजन नहीं उसमें डिसॉल्व रहता है, तो इस वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता, कांटेक्ट में, तो इसलिए जलता नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोडियम एंड पोटेशियम को क्यों केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है, क्योंकि रीजन एक ही है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव एंड इफ दे आर केप्ट इन द ओपन एयर इट कैचेस फायर इजीली। मतलब वो ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर देता है ना, और जलने लगता है। तो इससे बचाने के लिए हम लोग उसको केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि केरोसिन ऑयल में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं रहता। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc and lead etc. are covered with a thin layer of oxide. This layer of oxide prevents the metal, ठीक है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं ना जितने भी मेटल्स होते हैं ना दोस्तों, उनका एक अपना चमक होता है, दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लस्टर एंड दिस इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर। तो ये जो मेटालिक लस्टर है, धातुई चमक कहते हैं इसको, हर मेटल का अपना अपना अलग अलग एक धातुई चमक होता है। लेकिन कुछ कुछ मेटल हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनको जब आप खुली हवा में छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा, दे आर रिएक्टिव, वो तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या होता है, उसके ऊपर एक पतला सा लेयर जम जाता है। जब आप स्टार्टिंग में आप मेटल को रख देंगे तो उसमें चमक रहेगा, 2 दिन 4 दिन के बाद देखिए एक एक लेयर टाइप का जम जाएगा, और उसका जो एक चमक है ना, वो लगेगा कि चला गया है। तो इसका मतलब है उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है ऑक्साइड का, और इसी ऑक्साइड के लेयर से जम जाने से फायदा क्या होता है कि ऊपर में तो एक लेयर जम गया, अब जो मेटल है प्योर मेटल ऊपर में एक लेयर जम गया, तो वो प्रोटेक्टेड रहता है।
जैसे कि आप ऐसा सोचिए कि आपने उस पर पेंट कर दिया हो। हम लोग कोई भी मेटल का जो भी, जैसे कि हमारे घरों में ग्रिल या गेट वगैरह होता है, दरवाज़ा लोहे का होता है, तो हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। रीज़न क्या है? ताकि वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन ये सब से रिएक्शन ना करे, उसमें जंग ना लगे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप अगर गौर कीजिए तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। आप उसे पेंट नहीं कर रहे हैं, मगर ऑक्सीजन से जब वो रिएक्ट करके एक ऑक्साइड का लेयर बना दे रहा है तो ऑटोमेटिक वो प्रोटेक्टेड हो जा रहा है ना। फर्दर वो प्रिवेंट ऑक्साइड जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको और ज्यादा फर्दर ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। तो घटना को इस घटना को जो है लेयरिंग ऑफ आर्टिफिशियल कहा जाता है। और इसी में जब एल्यूमिनियम के ऊपर जब होता है सेम चीज, तो उसको एनोडाइजिंग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, व्हाट इज एनोडाइजिंग। तो आपको क्या बताना है कि हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उसको फर्दर किसी से रिएक्शन ना करे, इसके लिए हम लोग कमर्शियल लेवल पर क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ाते हैं, एल्यूमिना का, एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देते हैं उसको, है ना, एक प्रोसेस के जरिए। तो तब क्या होता है कि फर्दर वो एल्यूमिनियम और रिएक्शन नहीं करेगा और वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, है ना, कोरोशन नहीं होगा उसमें। तो इस घटना को एनोडाइजिंग कहते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, इसमें ऑटोमेटिक लेकिन एक लेयर जम जा रहा है ऑक्साइड का, है ना। ऑक्साइड का लेयर ऑटोमेटिक जम जा रहा है जो उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है आगे और ऑक्सीडेशन नहीं होने के लिए। लेकिन जब हम लोग इसी चीज को एल्यूमिनियम के ऊपर कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं, याद रखिएगा कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर, तो इसको हम लोग एनोडाइजिंग कहा जाता है, इसको हम लोग एनोडाइजेशन कहते हैं। इसीलिए जब भी देखिएगा आजकल एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा ग्रिल वगैरह घर में लग रहा है, दरवाजे खिड़कियाँ लग रही हैं, तो वो जो एल्यूमिनियम खरीद के आता है ना, उस पर एक ये लगाया हुआ रहता है, आप देखिएगा उसमें लिखा रहता है एनोडाइज्ड। ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, एनोडाइज्ड, यानी कि उसके ऊपर में एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर लगा हुआ है। तो इसे आप अगर लगा लेंगे तो क्या होगा, हवा पानी ये सबसे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी उसका जो चमक है, उसका जो लस्टर है वो हमेशा बना रहेगा, है ना। वो कोई मतलब उसमें एक तरह से हम बोल सकते जैसे लोहा में जंग लग जाता है, तो इसमें अब जंग नहीं लगेगा, मतलब उसी को बोलते हैं कोरोशन, तो वो कोरोड नहीं होगा, ठीक है। एनोडाइज्ड लिखा रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन वाटर दो इट फ्लोट्स ऑन इट बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए आपसे कोई सवाल आया कि कैल्शियम, ठीक है, कौन कौन सा गैस है दोस्तों। देखिए मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जो कैल्शियम होता है या मैग्नीशियम होता है, तो वो बोला जाएगा कि इट इज ग्रेटर देन वाटर, ये तो हवा से भारी होता है, सॉरी गलती हो गया, वाटर से भारी होता है, मतलब उसका डेंसिटी जो है इट इज ग्रेटर देन वाटर। जल का घनत्व से उसका घनत्व ज्यादा है, तो आप तो जानते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो वो डूब जाना चाहिए। जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा, अगर वो लिक्विड लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, उसका एक डेंसिटी है, और आप जो चीज उसमें डुबा रहे उसका एक डेंसिटी है। अगर डुबाया डुबाया जाने वाले चीज का डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड का कम है, तो वो चीज जो है वो ऑब्जेक्ट उसमें डूब जाएगा। तो फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में ऐसा क्यों नहीं होता। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर आप छोटा सा टुकड़ा लेंगे, याद रखिएगा, वो हालांकि उसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, लेकिन आप उसको जब डालेंगे ना पानी में, तो आपको एक थोड़ा जादू सा देखने मिलेगा, वो डूबता नहीं है, ऊपर में रहेगा। रीजन क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है, बहुत ही रिएक्टिव है ये, कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने से जब भी मेटल, कोई भी मेटल हो, वो जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। हमने रिएक्शन यहां नहीं लिखा हुआ है, केवल मुंह से बोल रहे हैं, आप याद रखिए। कोई भी मेटल जनरली वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब ये हाइड्रोजन गैस तो हल्का होता है, बहुत लाइटर गैस है ना। तो ये क्या होता है, जब वो तैयार होता है, जहां पर जैसे कि आपने पानी में डुबाया, तो पानी में डुबाया तो जहां पे वो रिएक्शन वाटर रिएक्ट करेगा तो वहीं पे ना हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो वो बनने के बाद क्या होता है, बबल के रूप में, बबल के रूप में उसमें चिपक जाता है, ठीक है, एयर के तरफ, ब्लाडर के तरफ, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे आपको बूंदा बूंदा जो है दिखेगा, जल का बूंद दिखेगा, लेकिन वो जल का बूंद नहीं है, वो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बबल जैसा है। तो वो जब उसमें चिपक जाता है तो उसको फ्लोट करता है, यानी कि उसका जो पानी के ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, अपवर्ड थ्रस्ट, उसको बढ़ा देता है, तो इसीलिए वो डूबता नहीं है। यानी कि रीजन एक ही है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपका आंसर ये होगा, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस उस मेटल के साथ चिपका हुआ रहता है बबल के फॉर्म में, जो कि अपवर्ड सपोर्ट करता है, यानी कि ऊपर की तरफ उसको उठा के रखने में मदद करता है, तो इस वजह से वो डूबता नहीं है।
पानी में वो डूबता नहीं है। तो याद रखिएगा, यही आंसर यहां पे है। HNO3 डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद ए मेटल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिए जितने भी एसिड होते हैं ना, आप अगर उनको मेटल से रिएक्शन कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा चैप्टर के फर्स्ट में ही लिखा हुआ है कि जिंक अगर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन निकलती है। तो कोई भी मेटल अगर जनरली एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। नाइट्रिक एसिड से जब आप रिएक्शन कराइएगा ना किसी भी मेटल का, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। आप ऐसा मत बोलिए कि नहीं बनता है, बोलिएगा कि बनता है। लेकिन वेसल के अंदर ही, बर्तन के अंदर ही जब वो तैयार होता है ना, तो याद रखिएगा ये बहुत ही ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो हाइड्रोजन को तुरंत वो ऑक्सीजन दे देता है। हाइड्रोजन तैयार हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके तुरंत वाटर बना देता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन गैस वेसल के अंदर, बर्तन के अंदर बन तो रहा है, लेकिन इमीडिएटली वो वाटर में फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली में देता है। लेकिन ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है उससे रिएक्शन कर जाता है और फिर से वाटर बना देता है। तो इसीलिए यही बात लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई HNO3 ऑन रिएक्शन विद ए मेटल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रीजन एक ही है, याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन सप्लाई करके हाइड्रोजन को फिर से वाटर में बदल देता है इस तरह से। एक्वा रेजिया इज ए फ्यूमिंग लिक्विड। आपको पता होगा कि जो एक्वा रेजिया है वो क्या है? एक्वा रेजिया दो तरह के एसिड से मिलकर बना हुआ एक मिक्सचर ऑफ एसिड है, एक्वा रेजिया, है ना, जो कि 3:1 में मिला होता है। जो इसमें HCl होता है, ठीक है, और HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो 3 हिस्सा होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 1 हिस्सा होता है। 3:1 रेशियो में मिलाकर एक एसिड तैयार किया जाता है। इस एसिड को एक्वा रेजिया कहते हैं। जब इन दोनों एसिड को आपस में मिलाया जाता है ना जिस बर्तन में, तो बिल्कुल फ्यूम सा निकलता है, धुआं जैसा अपीयर होगा कि जैसे एकदम धुआं जैसा निकल रहा है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि इसमें प्लैटिनम, याद रखिएगा, प्लैटिनम, गोल्ड, है ना, ये सब उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। याद रखिएगा, गोल्ड किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं, मतलब घुलेगा नहीं, किसी भी एसिड में नहीं घुलता है। प्लैटिनम किसी भी एसिड में नहीं घुलता है। लेकिन जब इस मिक्सचर ऑफ एसिड में आप घुला देंगे, यानी एक्वा रेजिया में जब आप घुला देंगे, तब वो घुल जाएगा। यानी कि सोचिए कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि, मतलब एकदम जितने भी एसिड हैं उन सब का राजा है। इसीलिए इसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं अम्ल राज, अम्लों का राजा, अम्ल राज। तो एक्वा रेजिया जो है वो 3:1 में एसिड को लेकर बनाया जाता है, और इसमें धातुओं का राजा, मेटल का राजा, प्लेटिनम या गोल्ड जो भी कहिए, वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। इसीलिए इनको धातुओं का राजा यानी अम्लराज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 3:1 में रहता है, देख सकते हैं, HCl और HNO3 3:1 में रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव? आपको ये जरूर याद रखना होगा दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और अगर आपने पहले फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड रीज, उसमें आपने देखा होगा एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पता होगा कि जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर के तरफ है, और अगर कोई भी दूसरा मेटल जो उससे नीचे के तरफ है, और कभी आप उसको रिएक्शन कराएंगे, तो वो पावरफुल जो एलिमेंट है, पावरफुल जो मेटल है, अपने से कम पावरफुल मेटल को हटा देता है रिएक्शन से, और खुद वहां जाके बैठ जाता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो कई सारे तरीके हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने का, आप जरूर से जरूर उसको याद रखिए। अगर आप वो याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मान ली दे दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है,
तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैल्शियम ऊपर में मिलेगा। तो इस तरह से कैल्शियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि ये जो आंसर है आपको उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही दे रहे हैं आप। ये वो याद रखने का मतलब है आपका तीन तीन नंबर से 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर तो आपका फिक्स्ड है बिल्कुल, तो वो जरूर याद रखिए। अलग अलग तरीके हैं याद रखने का, आपको जैसे सुविधा हो आप याद रखिए, मगर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को जरूर याद रखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव, अब इसी को क्वेश्चन को घुमा के दे दिया गया। सारे क्वेश्चन है ये सब बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, हमने ईयर नहीं लिखा है। यही अभी मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2004 में आया है, सॉरी 4 बोल रहे 2023 में आया है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगेगा। हम लिख देते हैं ये 2022 में आया है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। बस वही काम हमने नहीं किया है कि कहाँ कब पूछा है, मगर ये जरूर पूछा है। तो आप याद रखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन है। तो फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए कि सबसे नीचे कौन है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में आप अगर देखेंगे तो मरकरी सबसे नीचे है इन चारों के हिसाब से, तो मरकरी यहाँ पर सबसे लीस्ट रिएक्टिव हुआ। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऊपर सजाना है, यानी कि सबसे नीचे जो सीरीज में है उसको पहले लिखिए, फिर उसके ऊपर फिर उसको ऐसे करके सजा दीजिए। तो इस तरह से एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, और इसमें देखिए आयरन सबसे नीचे है तो ये पहले लिखेंगे, इट इज लेस रिएक्टिव। इसके बाद जिंक है, देन जिंक, जिंक के बाद एल्यूमिनियम है तो जिंक इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद सोडियम है तो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो इस तरह से ये कैसा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको पहले रखना है, इसके बाद इस तरह सजाते जाइए तो हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए कैसा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट मिनरल एसिड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक डाइल्यूट मिनरल एसिड है, उसमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपको, ऑप्शन है लेड, ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन है आपको दिया गया है। लेड है, ठीक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, 4 दिया गया है। बोल रहा है इसमें से कौन सा मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट मिनरल एसिड, कोई भी मिनरल एसिड से आपको हाइड्रोजन को निकालना है तो कौन इसमें से वो काम नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब ऊपर से नीचे पढ़ते आएगा तो एक जगह आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल है वो सब एसिड से हाइड्रोजन को निकाल देगा, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल है वो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सीरीज में कहां कौन सा मेटल, इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, बस यही इसका तरीका है। तो कौन सा नीचे है देख सकते हैं, आयरन तो ऊपर ही रहता है, मैग्नीशियम भी ऊपर है, कॉपर भी ऊपर है, तो ये लेड जो है ये नीचे रहता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लेड जो है गिवन ऑप्शन के हिसाब से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा फ्रॉम ए डाइल्यूट मिनरल एसिड। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया ये, हाँ माफ कीजिएगा, ये गलती हो गया है। ये लेड भी ऊपर ही है, ये भी करेगा मगर कॉपर नहीं करेगा, ठीक है, कॉपर नहीं करेगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से जस्ट नीचे है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा जस्ट नीचे है उससे, तो इसलिए ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। Which of the following metals will displace जिंक from जिंक सल्फेट सोल्यूशन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे दोस्तों एग्जाम में। हाँ, तो आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस जिंक। देखिए डिस्प्लेस किसको करना है, विल डिस्प्लेस जिंक, जिंक को डिस्प्लेस करना है, जिंक को हटाना है, किससे हटाना है, फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन से। तो जरा याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो मैंने अभी जस्ट पहले कहा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक है, जिंक को हटाना है तो कौन हटा पाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जहां पर जिंक है, जिंक का पोजीशन है, जिंक से ऊपर जो मेटल होगा वो इसको हटा देगा और जिंक से जो नीचे होगा वो नहीं हटा पाएगा। तो जिंक से ऊपर कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से आयरन, लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम सब उससे नीचे है, लेकिन एल्यूमिनियम ऊपर है, इसीलिए एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। कि एल्यूमिनियम का अगर आप रिएक्शन करा देंगे ना जिंक सल्फेट से, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस जिंक को हटा देगा सोल्यूशन से,
ठीक है, और खुद उसमें जाके बैठ जाएगा। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों बार बार मैं ये कह रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दिमाग में रखना है। बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताए हुए हैं, आप अकॉर्डिंगली उसको याद कर लीजिए कि क्या होता है। जैसे लिथियम है, हाँ पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, जिंक, आयरन, निकेल, जैसा भी एक सीरीज है ना, उसको अपने हिसाब से आप जरूर याद रखिए लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा, चार ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें से बोल रहा है कौन सा पेयर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो बताइए जरा दोस्तों कौन सा शो करेगा। NaCl सोल्यूशन विथ कॉपर मेटल, ध्यान रखिए सोडियम सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, कॉपर से रिएक्शन करा रहे हैं। ध्यान दीजिए सोडियम ज्यादा ताकतवर है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, और कॉपर तो नीचे होता है, तो ये कभी भी कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन काट दीजिए। MgCl2 सोल्यूशन विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद होगा आपको दोस्तों कि मैग्नीशियम ऊपर है और एल्यूमिनियम नीचे है, तो ये भी एल्यूमिनियम जो है इस मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब देखिए FeSO4 सोल्यूशन विथ सिल्वर, सिल्वर तो बेचारा बहुत नीचे होता है, तो ये भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, यस, ये जो कॉपर मेटल है, आप सिल्वर को देखिए ये काफी नीचे होता है लेकिन कॉपर ऊपर है, तो कॉपर इस सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल इन दिस केस। इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, मैंने जो कहा आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप याद रखते हैं तो कई सारे ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको जरूर आप याद कीजिए। इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, देखिए वही क्वेश्चन है बिल्कुल, कि कौन सा दो मेटल है इसमें से बताइए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन है देख लीजिए, हाइड्रोजन से ऊपर कॉपर इसमें नीचे है, ये काट दीजिए ऑप्शन, जो जो नीचे है उसको पहले काट दीजिए, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। कॉपर नीचे होता है, कट गया, ठीक है, सिल्वर नीचे होता है, कट गया, मरकरी नीचे होता है, कट गया, तो बस ये आंसर हो गया आपका। जिंक एंड लेड, जो जिंक और लेड है ये दोनों हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये क्या करेगा, कभी भी आप किसी भी सोल्यूशन से या एसिड से रिएक्शन कराइएगा तो उससे हाइड्रोजन को निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन को आप सीखिए कि कैसे एग्जाम्स में आपको करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा दो मेटल है जो जिंक को डिस्प्लेस करेगा। तो आंसर तो आपने देखा अभी अभी, आगे चलते हैं। इन ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर, अच्छा से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर, आप तो जानते हैं कि कॉपर सल्फेट का अगर सोल्यूशन है तो वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, ए मेटल वाज एडेड, उसमें एक मेटल ऐड किया गया। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना, कि ऐसा करके एक्सपेरिमेंट टाइप का दे दिया, बताइए क्या होगा, है ना, लेकिन आंसर का क्लू दिमाग में याद रखिएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही है, दिमाग में रखिएगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, वो ब्लू कलर का है। ए मेटल वाज एडेड, उसमें एक मेटल को बोल रहा है कि ऐड किया गया, है ना, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स कलर बिकेम लाइट ग्रीन, याद रखिए बोल रहा है कि कैसा बन गया, वो लाइट ग्रीन कलर का बन गया, है ना, लाइट ग्रीन कलर का बन गया। आपको दिखाते हैं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बोल रहा है कि ब्लू कलर का था, ठीक है, ब्लू इन कलर, उसमें क्या ऐड किया गया, एक मेटल ऐड किया गया। मेटल ऐड करने के बाद देखा गया थोड़ा देर के बाद वो लाइट ग्रीन हो गया, जो कलर है वो कैसा हो गया दोस्तों, लाइट ग्रीन हो गया, हल्का हरे रंग का हो गया। तो बोल रहा है कि कौन सा मेटल आपने उसमें डुबाया था, कौन सा मेटल उसमें ऐड किया था। तो याद रखिएगा ग्रीन कलर का जो मेटल होता है ना, वो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट। तो जब आप उसमें फेरस आयरन जब ऐड कीजिएगा ना, जब आयरन ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है। याद रखिएगा आयरन क्या है दोस्तों, ये जो आयरन है इज ग्रेटर देन कॉपर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आयरन कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, यानी आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है कॉपर से।
तो जब रिएक्शन हो, जब आप उसमें आयरन ऐड कीजिएगा तो वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में ये जो कॉपर है उसको हटा देगा और बन जाएगा फेरस सल्फेट। क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4 बना देगा। ये ना हल्का ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए थोड़ा देर के बाद जो रिएक्शन, जो पानी आपको जो सोल्यूशन है वो ग्रीनिश तरह का दिखने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पा रहे हैं, एक ही हिंट्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन कॉपर से ऊपर है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बस यही है। ठीक है, कलर वगैरह थोड़ा याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट जो बनेगा वो ग्रीन कलर का होता है, हल्का ग्रीन। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए मैंने रिएक्शन को भी यहाँ लिख दिया है तो आपको बहुत सहूलियत होगी। क्या करता है, जब आयरन आप डालिएगा तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये ब्लू कलर का है, इसमें से देखिए कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये निकाल दिया और बना दिया FeSO4। और ये कैसा कलर का होता है दोस्तों, ग्रीन कलर का होता है। और ये कैसा था, ब्लू कलर का। तो इस तरह से ये हो गया रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर। इस बार फिर से देखिए बोल रहे हैं कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का है। ये तो हम लोग जानते भी हैं कि कॉपर सल्फेट है तो ब्लू कलर का होता है। ए मेटल वाज एडेड एंड आफ्टर सम टाइम द कलर बिकेम व्हाइट। इस बार देखिए बोल रहा है व्हाइट कलर का हो गया। इस बार देखिए जरा दोस्तों क्या बोला, इस बार बोल रहा है व्हाइट कलर का हो गया, मतलब जो सोल्यूशन है इट हैज बिकम व्हाइटिश, थोड़ा व्हाइट व्हाइट हो गया है। नेम द मेटल, कौन सा मेटल उसमें ड्रॉप किया गया है, तो ये होगा जिंक। क्योंकि याद रखिएगा कि जो जिंक है Zn इज मोर पावरफुल देन कॉपर। तो क्या होगा, जब आप जिंक को ऐड कीजिएगा तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है इसमें से कॉपर को वो हटा देगा और बना देगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 बना देगा। और ये जो ZnSO4 है ना, ये हल्का व्हाइट कलर का होता है। तो इस तरह से आपका व्हाइट कलर हो जाएगा। तो जरा सा देखिए दोस्तों, साफ साफ आपको समझना है कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बदौलत ही ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग कर पा रहे हैं और आप भी कर पाइएगा, इसलिए वो सीरीज को जरूर याद रखें। ठीक है, दिमाग में रखिए कि कौन सा मेटल ऊपर है कौन नीचे है, ये जरूर याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, आपको यहां दे दिया गया MnO, Q, कुछ भी दे दिया, कोई भी एक एलिमेंट का एक कोड ले लिया गया है ना, कि M है उसका एटॉमिक नंबर बोल रहा है 15 है, N है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, O है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, Q है उसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से जो है वो मेटल है, इज ए मेटल, कौन इसमें से मेटल है ना। तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी मेटल का एटॉमिक नंबर का आप अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो उसका लास्ट में आइदर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मेटल के कैटेगरी में आता है। तो आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 2 8 10 और 5 15। देखिए 5 है यानी कि ये नॉन मेटल है, काट दीजिए। एटॉमिक नंबर 16, 16 है तो 2 8 10 और 6 16, 6 है, ये भी नॉन मेटल हो गया। 17, 2 8 और 7, देखिए 7 है, ये भी नॉन मेटल हो गया। 13 13, 2 8 10 और 3 13, देखिए 3 है। तो हमने क्या बताया, या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो मेटल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, मैं तरीका भी बता रहा हूँ आपको, केवल क्वेश्चन आंसर नहीं है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी जरूरी है ना। तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के पहले। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। इस बार आपसे पूछा कि कौन नॉन मेटल है, बताइए इसमें से सब में से कौन नॉन मेटल है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग अपने से इसका आंसर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इसमें जो नॉन मेटल है कौन सा है, 4 ऑप्शंस में A B C D में कौन सा नॉन मेटल है आपको बताना है। ठीक है, तो आपको केवल मैं इतना हिंट्स दे देता हूं, नॉन मेटल्स के लिए क्या होता है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट सेल में, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 7 होगा। अगर ऐसा है तो वो फिर नॉन मेटल के कैटेगरी में आएगा। खुद से कीजिएगा एक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस, इसमें बता रहा है कि कौन इनर्ट गैस है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इनर्ट गैस के लिए क्या होता है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के केस में 2 होता है, हीलियम भी इनर्ट गैस है लेकिन उसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, 2 होता है, तो इसीलिए उसका लास्ट सेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बाकी जितने भी हैं, है ना, आर्गन,
है ना, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो भी है सबका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, इसीलिए तो वो इनर्ट है। मतलब फर्दर रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, मतलब इनर्ट रहना है, तो इसीलिए इसका नाम इनर्ट गैस पड़ा। तो आप लोग इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लीजिएगा कि कौन सा जो है लास्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, ये पता है ये रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा था, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि कौन आयोनिक कंपाउंड बनाएगा या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बोला गया है कि एक एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर 10 एंड अनदर एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर 12। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या आयोनिक कंपाउंड बनेगा, आपको बताना है। एक का एटॉमिक नंबर है 12 और एक का एटॉमिक नंबर है 19। क्या ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि आयोनिक कंपाउंड बनेगा, ये आपको बताना है। तो इसी तरह से बी ऑप्शन है, यहां पर आप जाएंगे तो आपको सी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन भी है। तो ये भी मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा, लेकिन इसका जो हिंट्स है वो मैं जरूर आपको समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, तो ये जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ये आपको पक्का याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। तो अब आपने ये भी सीख लिया है, जानते हैं आप लोग कि मेटल कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 होगा तो वो मेटल होगा। और नॉन मेटल कौन होगा, तो जिसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा या 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नॉन मेटल होगा। तो अब आपको अकॉर्डिंगली इसमें देख लेना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन एक मेटल है और नॉन मेटल है। जो एक मेटल होगा और नॉन मेटल होगा डेफिनेटली वही जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, जिसको हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, एक तत्व धातु होना चाहिए यानी मेटल, और दूसरा तत्व अधातु होना चाहिए यानी कि नॉन मेटल। और आप ये भी जानते हैं कि मेटल को कैसे पहचानेंगे, अगर एटॉमिक नंबर दे दिया तो, और नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। ए बी का ऑप्शन आप देख लीजिए, सी और डी का ऑप्शन हम यहां पर आपको दिखा देते हैं, ये रहा। तो देख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली आंसर बताइएगा कि किस केस में मेटेलिक मतलब किस केस में जो है आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अभी अभी मैंने उसका तरीका बताया, ये भी परीक्षा में पूछा गया था। कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, आप देख के बताइए कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, देख के बताइए, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि बताइएगा कि कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए मैंने क्या बताया, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। तो यहां देखिए दोनों नॉन मेटल है, कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पे सारे नॉन मेटल है, यहां भी सब नॉन मेटल है, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम है मेटल और क्लोरीन है नॉन मेटल। तो डेफिनेटली इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। अब आपको कोवैलेंट कंपाउंड बताना है। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है हमेशा दो नॉन मेटल के बीच बनता है, दोनों नॉन मेटल रहेगा, मतलब सारा नॉन मेटल रहेगा। नॉन मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए कौन सा आपका नॉन मेटल है। तो देखिए ऑप्शन छाट लीजिए, कैल्शियम मेटल है इलेक्ट्रोवैलेंट, कैल्शियम मेटल है इलेक्ट्रोवैलेंट, सोडियम मेटल है इलेक्ट्रोवैलेंट, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, ये बनेगा कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से सारा तरीका को सीखिए, असल चीज है ये, कॉन्सेप्ट के साथ साथ है, आपको आंसर भी सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो एनसीईआरटी में आप याद रखिएगा साफ तौर पे ये हर एक सभी को बता रहे हैं हम कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि एक्चुअली में जो वो बॉन्ड बनता है तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में बनता है। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिससे वो खींच के बंध जाते हैं, और वो जो बॉन्ड होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
इसी वजह से वो ज़्यादातर काफ़ी मजबूत होते हैं, और मजबूत होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का कारण क्या है दोस्तों? जस्ट सिंपल याद रखिएगा, उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कितना स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? बिकॉज उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दे आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें बताना पड़ेगा मुझे। बता दीजिए कौन सा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा कैल्शियम। फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं उसका क्या गुण होता है? मैंने अभी अभी बताया कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, दे आर सॉलिड, और वो सॉलिड होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, है ना, टोलुइन, अल्कोहल, ये सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इसमें ये नहीं घुलते हैं। दे आर नॉट, दे दे विल नॉट डिसॉल्व इन दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि वाटर, वाटर जो है एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उसमें ये घुल जाता है, डिसॉल्व कर जाता है, मगर इसमें नहीं। इसका रीजन है, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। एक्चुअली में क्या होता है कि जो वाटर है ना, वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पोलर मतलब होता है कि थोड़ा सा स्लाइटली चार्ज होता है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन और वाटर जो होता है ना, तो इसमें हल्का सा प्लस चार्ज और इसमें हल्का सा माइनस चार्ज होता है, इसको डेल्टा के द्वारा दिखाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा पोलराइजेशन हो गया ना प्लस और माइनस का, तो इस वजह से क्या होता है कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनता तो है, लेकिन पोलराइजेशन होने के कारण थोड़ा वीक बॉन्ड हो जाता है ये। और इसके साथ जब कोई और एक कंपाउंड आप देंगे, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट रहेगा, जैसे कि आप मान लीजिए क्या घोलना चाहते हैं, देख लीजिए कोई भी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड घोलना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन वाला है ये प्लस के साथ जाएगा क्योंकि नेगेटिव होता है, और जो कैल्शियम है प्लस वाला वो इधर के तरफ चला जाएगा, तो एक 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 उनके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके वजह से जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो इसीलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। मगर ये जितने भी केरोसिन, पेट्रोल और बेंजीन और अल्कोहल है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पोलर नहीं है, दे आर नॉन पोलर। दे हैव स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग अपोजिटली चार्ज आयन। जैसा कि मैंने बताया, जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए जो आयनिक बॉन्ड बनता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। They conduct electricity in aqueous solution. They also conduct electricity in the molten state. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जब एग्जाम में आया था ना, तो इसमें गलती कर देंगे आप लोग। ये याद रखिएगा कि जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसमें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही है, पानी में घोल देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। साथ ही साथ इसका अगर आप मोल्टेन स्टेट लेते हैं, याद रखिएगा मोल्टेन स्टेट मतलब पिघला दीजिए उसको, गर्म करके उसको पिघला दीजिए, उसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों में फ्लो करता है, मोल्टेन स्टेट में भी और एक्वस सोल्यूशन में भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सम कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड का कुछ एग्जांपल देख लीजिए, NaCl है, LiCl है, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो भी हो, आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, जो आयनिक कंपाउंड है उसका पहचान है कि एक मेटल रहेगा और एक नॉन मेटल रहेगा, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेगा, ये याद रखिएगा। आयनिक बॉन्ड बनता है और कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड? इसमें से कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें जो मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकाला जाता है, किस मेथड से निकाला जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकाला जाता है। ये हैं
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इनको निकाला जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द रिडक्शन प्रोसेस यूजिंग कार्बन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं उनको। तो ये है आपका जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ये जो मेटल है इनको, ये जो मेटल है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये ऊपर में है, यानी कि दे आर वेरी रिएक्टिव, तो उनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से निकाला जाता है। और ये जो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर है वो लगभग बीच में है ना, बीच में, मिडिल में, तो इनको निकाला जाता है रिड्यूसिंग प्रोसेस के जरिए। किससे रिड्यूस किया जाता है? कार्बन से। कार्बन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो उससे रिड्यूस करके इसको निकाला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा वीडियो दोस्तों लंबा हो गया है, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर है, और जो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं मैं सबको कवर किया हूँ, तो आप थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा, एक बार में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन क्या है, ये एग्जाम में अगर आता है तो देखिए दोस्तों, जो मेटल्स है ना, ऊपर वाले जो मेटल हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस से आपने निकाला, जो बीच वाले जो मेटल हैं उनको निकालने के पहले, जैसे हम जनरली जब उसको, जो ओर होता है, ओर के साथ में बहुत सारे कुछ इम्प्यूरिटीज मिली हुई रहती हैं, जो धरती के अंदर पड़ा हुआ है, और उसमें तो कुछ इम्प्यूरिटीज रहेगी ही, धूल मिट्टी बहुत सारा चीज उसके साथ चिपका हुआ रहता है, उसको गेंज कहा जाता है। गेंज, ये भी एग्जाम में आ सकता है, गेंज कहा जाता है। उनको जब अलग कर देते हैं तो फिर वो ओर के रूप में कन्वर्ट होता है। अब जो ओर है उनको, उनसे मेटल को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए दो तरह का प्रोसेस है, एक है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। दोनों आप समझ लीजिए। कैल्सिनेशन क्या है? कार्बोनेट ओर को, अच्छा से याद रखिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। जो कैल्सिनेशन है उसको क्या कहते हैं? जो कार्बोनेट ओर होता है, ये याद रखिएगा, जो कार्बोनेट ओर होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है ना, लेड कार्बोनेट है ना, तो जो भी कार्बोनेट ओर होता है उनको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, दे आर हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन बहुत कम देना है उसमें, है ना, ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड चेंज्ड इनटू ऑक्साइड्स, याद रखिएगा, इनको ऑक्साइड में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि उनको ऑक्साइड में बदल देते हैं। ये जो ऑक्साइड में बदला जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। यानी कि कार्बोनेट ओर को, ओर ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करते हैं, कई सारे ओर का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई सल्फाइड के रूप में मिलता है, कोई कार्बोनेट के रूप में मिलता है ना, तो जो ओर्स हैं, जो कार्बोनेट ओर होगा उसको आपको हीट करना है, और हीट करने के बाद अगर वो ऑक्साइड में बदल जाता है, कैसे हीट करना है? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आपको देना है। ठीक है, तो वो ऑक्साइड में बदल जाता है, और इस घटना को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए जिंक कार्बोनेट है, आप इसको हीट कर रहे हैं, ये हीट का सिंबल होता है, आपने उसको हीट किया, हीट करने के बाद ये बन गया जिंक ऑक्साइड। ये जो जिंक ऑक्साइड बन गया ना, ये जो प्रोसेस है कि एक कार्बोनेट ओर को आपने हीट किया और हीट करने के बाद वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। यानी कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर is heated in limited supply of air and converted to its corresponding oxide. ऑक्साइड में उसको बदल दिया जाता है, तो इसको ही प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या जरूरत है? तो याद रखिएगा, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन जब हम लोग कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में उसका बदल देते हैं ना, तो ये इजीली आप इसको रिड्यूस करके यहां से जिंक निकाल सकते हैं, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब वंस एक बार आपका वो ऑक्साइड में बदल गया, नाउ इट बिकम इजियर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम दैट ऑक्साइड। ये याद रखिएगा, ठीक है, यही वजह है कि हम लोग उसको कैल्सिनेशन करके पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। यानी कि कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है, सिंपल समझिए, कार्बोनेट ऑक्साइड में बदल रहा है, बस सिंपल सा। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग में क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर होता है, मतलब ओर का तो मैंने ही पहले ही बताया कि अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसमें जो सल्फाइड ओर होता है, सल्फाइड ओर को हीट करना है इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि इसमें आपको ऑक्सीजन ज्यादा देना है, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में करके उसको हीट करना है, और फिर वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये भी बिल्कुल कैल्सिनेशन के तरह ही है, लेकिन कैल्सिनेशन में हम लोग कार्बोनेट ओर लेते थे, और ये जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग में हम लोग क्या ले रहे हैं? रोस्टिंग में हम लोग ले रहे हैं सल्फाइड ओर।
सल्फाइड ओर के लिए ये स्पेसिफिक प्रोसेस है, और बदल रहा है वही आपका ऑक्साइड में ही बदल रहा है। और आप अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्साइड में बदलने का फायदा क्या होता है, जब वो ऑक्साइड में बदल जाएगा ना तो फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करके आसानी से उसको उससे मेटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, इजियर हो जाता है वो। यहां पे देख सकते हैं एक एग्जांपल भी यहां पे मैंने दे रखा है, जैसे जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड और है ये, है ना। इनको एक्सेस ऑक्सीजन में इसको गर्म कीजिए, गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसके बाद आसानी से आप जो है यहां से मेटल को निकाल सकते हैं। तो रोस्टिंग याद रखिएगा, दिस इज फॉर द सल्फाइड ओर ओनली, ये सल्फाइड ओर को आप निकाल सकते हैं। नेम द प्रोसेस थ्रू विच ए मेटल इज प्यूरिफाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद भी प्योर नहीं होता, उसमें कुछ इंप्यूरिटीज रह जाती है। तो उस इंप्यूरिटीज को कैसे हटाया जाए, इसको कहते हैं प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, उसी को हम लोग को पढ़ना है केवल, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें लग रहा है कि अब लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आ गए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, आइए हम लोग देखते हैं। नेम द मेटल विच कैन बी प्यूरिफाइड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से आप किस किस मेटल को रिफाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको शुद्ध कर सकते हैं, वो है कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर और गोल्ड। ये सबको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि जिंक इज रिक्वायर्ड टू बी प्यूरिफाइड, यहां पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, अच्छा से समझ लीजिएगा। जिंक इज रिक्वायर्ड टू बी प्यूरिफाइड, मान लीजिए जिंक को आपको प्यूरिफाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से आपको इसको रिफाइन करना है, उसको शुद्ध करना है। व्हाट विल बी यूज एज कैथोड, आप कैथोड किसको बनाएंगे, एज एनोड, एनोड किसको बनाएंगे, एंड एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसके लेंगे। तो आप जानते हैं ना, एक वेसल होता है, उसमें कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ होता है, फिर हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग तोड़ते हैं, उसका विद्युत विच्छेदन करते हैं, ठीक है। तो उसमें कैथोड, एनोड क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे। अगर आपको जिंक को प्यूरिफाई करना है तो याद रखिएगा, जिसको आपको प्यूरिफाई करना है, जिसको आपको प्यूरिफाई करना है यानी कि वो इंप्योर है, अच्छा समझिएगा लॉजिक, जिसको आपको प्यूरिफाई करना है दैट मीन्स कि वो इंप्योर है, अशुद्ध है वो, उसको बनाना है एनोड, उसको बनाना है एनोड, इम्प्योर मेटल यानी कि जिंक, उसको बनाना है एनोड। अब क्या करना है, एक पहले से प्योर किया हुआ, प्योर एक स्ट्रिप के रूप में पतला सा, आपको वही मेटल लेना है लेकिन प्योर फॉर्म में रहेगा, उसको, वो भी जिंक का रहेगा, उसको बना लेना है कैथोड। यानी कि जो प्योर मेटल का स्ट्रिप है उसको कैथोड, और जो इम्प्योर मेटल का ये है उसको बना लेना है एनोड। तो क्या होगा, जब विद्युत विच्छेदन होगा ना, तो एनोड से वो मेटल का जो ये है रिएक्शन करके उसको छुड़ाते जाएगा, उसको रिएक्शन करके उसको, उसके एटम को निकालते जाएगा, है ना, निकालते जाएगा, और वो आ करके कैथोड में यानी कि प्योर मेटल के साथ चिपकते जाएगा, ठीक है। और जो भी गंदा वगैरह रहेगा, जो भी इंप्यूरिटीज रहेगी, वो एनोड के पास, जहां पर एनोड है वहां पर नीचे बैठता जाएगा, नीचे में बैठता जाएगा, उसको एनोड मड कहते हैं, यानी एनोड की गंदगी। तो साफ दिखेगा आपको कि मेटल से जो है गंदा निकल के वहां एनोड के पास नीचे देखिएगा, अगर ग्लास का रहेगा तो दिखेगा आपको कि वहां पर कुछ गंदा सा बैठा हुआ है, उसको एनोड मड बोला जाता है। तो इसीलिए इस वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं, एनोड मड यानी वहां पर गंदा हो रहा है, यानी वहां पर इंप्योर मेटल रखना है आपको, और प्योर मेटल का बना देना है कैथोड, ठीक है। और लास्ट देख लीजिए, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक का कर रहे हैं, तो जिंक का ही कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिएगा, तो जैसे कि ZnSO4 ले लीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार जरूर अच्छा से एक बार फिर से याद कर लीजिए कि अगर आपको जिंक रिफाइन करना है तो किसको कैथोड, किसको एनोड और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कंफर्म। तो सबसे पहले याद रखिए जो हमने कहा, एनोड मड, ये वर्ड याद रखिए, यानी एनोड मड यानी वहां पर गंदा गिरेगा, वहां पर इंप्योरिटी नीचे जाएगी, यानी वहां पर एनोड को आपको इंप्योर मेटल को बनाना है, एनोड को कैथोड में जाके चिपकता जाएगा प्योर मेटल, तो वो प्योर प्योर स्ट्रिप ले लीजिए उसी मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइट, जो भी मेटल आप ले रहे, जिंक ले रहे तो जिंक सल्फेट, कॉपर ले रहे तो कॉपर सल्फेट, सिल्वर ले रहे तो सिल्वर क्लोराइड, जो भी आपका मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है उसी का आपको एक वाटर सोल्यूबल जो डिसॉल्व हो जाए वैसा कंपाउंड ले लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि एक मेटल है एम, ये जनरल बता दिया, एक मेटल है एम, नहीं बताया कि वो जिंक है कि आयरन है कि कॉपर है, कुछ नहीं बताया, बोला एक मेटल है एम। अब बताइए किसको लेंगे कैथोड एनोड, किसको लेंगे कैथोड और किसको लेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ये पूछा है। तो एज एनोड, एनोड लेंगे हम इम्प्योर मेटल को, ठीक है, एम का जो इम्प्योर मेटल होगा, इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना देंगे, प्योर मेटल स्ट्रिप को हम कैथोड बना देंगे, और इलेक्ट्रोलाइट इसी का, ये जो एम है इसी का एक वाटर सोलुबल एक सॉल्ट ले लेंगे, जैसे MsO4, जिंक है तो ZnSO4 होता है ना, कॉपर है तो CuSO4, बिल्कुल उसी तरह MsO4 ले लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जरिए आपको मेटल को प्यूरिफाई करना है तो आप किसको कैथोड बनाएंगे, किसको एनोड बनाएंगे और किसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेंगे। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो उसको भी मैंने नोट्स में डाल दिया है। मैंने कहा ना पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर है पूरा, यानी कि ये जस्ट एक वन शॉट वीडियो है, लेकिन वैसा नहीं कि बस किताब से हम एक एक लाइन आपको दिखा दे रहे हैं, वो काम का नहीं होता है ना, आपको पूरा नोट्स एज ए नोट्स आपको हम पढ़ा रहे हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का बना हुआ एक मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर और टीन का। सोल्डर, जो घर में हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, तार वार को जोड़ते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग, तो वो लेड और टीन का बना होता है। जो फ्यूज वायर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूज वायर होता है वो लेड और टीन का बना होता है, ठीक है। तो एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्युबल इन वाटर, दिस इज नोन एज, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, आप तो जानते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फूड केन्स आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक, तो ध्यान रखिए जो फूड केन्स होता है, कोई भी देखिएगा तेल का डब्बा या कुछ भी खाना वाना का डब्बा होता है, उसको टीन से कोट किया जाता है, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो कोई भी चीज रिएक्टिव रहेगा, उसमें खाने पीने का चीज रखेंगे तो रिएक्शन करके कुछ पॉइजनस चीज भी बना सकता है ना। तो सिंपल सा आंसर है कि बिकॉज टीन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, बस कम रिएक्टिव है, टीन कम रिएक्टिव है, इसीलिए उसको इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज एमालगम, तो जो जो एलॉय बनाया जाता है, डिफरेंट तरह के मेटल्स को मिलाकर पिघला के मिला दिया जाता है, उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। लेकिन उसी एलॉय में अगर वन ऑफ द मेटल अगर आपका मरकरी है, वन ऑफ द मेटल अगर मरकरी है, तो उसको हम लोग, उस एलॉय को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं एमालगम, ठीक है। मरकरी को अगर है तो उसको नाम दे देंगे एमालगम, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है एलॉय का, ठीक है, आप तो जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब आप उसका एलॉय बना देते हैं ना, तो वो बेस्ट उसका जो कंडक्टिविटी है वो घट जाता है, यानी कि दे स्टार्ट्स ऑफरिंग मोर रेसिस्टेंस। यही वजह है कि आप याद रखिएगा कि जो एलॉय होता है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो याद आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एलॉय का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग कहीं पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम आपको याद दिलाते हैं, आप याद कीजिए आयरन में जो ये किया जाता है, कौन सा ये यूज किया जाता है आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में, है ना, सॉरी हमको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो गया ना, तो हम वो भी एक हम चिंता कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा जितने भी मिश्र धातु होते हैं, एलॉय होते हैं ना, उनका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसी वजह से उसको आप हाई रेसिस्टेंस ऑफर करने के लिए, जहां पे हाई रेसिस्टेंस की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में जहां पर हीट चाहिए आपको, वो जगह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए गल्वनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, आयरन का जो चीज होता है, कोई भी मेटल आयरन का खास करके, उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है, कोटिंग ऑफ जिंक, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं कोटिंग ऑफ जिंक कर दिया जाता है, इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। किसके ऊपर किया जाता है, आयरन के ऊपर, है ना, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जंग वगैरह नहीं लगेगा, उसका लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। थर्मिट प्रोसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। So this reaction is displaces, name the reaction to join the cracked railway tracks। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो रेलवे की पटरियां हैं ना, उनको जोड़ी जाती हैं, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। तो ये जो थर्मिट रिएक्शन है, इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है ये वाला, ठीक है, और एल्यूमिनियम का पाउडर उसमें मिला दिया जाता है,
एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों पाउडर की तरह होते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा जैसा ये ऑक्साइड रहेगा और एल्यूमिनियम का पाउडर, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करके उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने से क्या होता है कि दोनों पिघल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, बिल्कुल बॉयल होने लगेगा, वो इतना ज्यादा हीट डेवलप होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बॉयल होने लगता है। और इससे ये जो एल्यूमिनियम है ये तो ज्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करता है, इसमें से आयरन को बाहर निकाल देता है। तो ये आयरन बाहर निकल गया और इसी से आपका जो रेलवे है वो वेल्ड हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। यानी रेलवे की पटरियां जहां पर क्रैक कर जाती है ठंड के दिनों में, है ना, गर्मी में भी कई बार टूट जाती है, खास करके ठंड के दिनों में वो फैलने और सिकुड़ने के कारण वो क्रैक कर जाती है। तो उन जगह को काट के या कहीं पे रेल को ज्वाइन करना हो उन जगहों पर ये थर्मिट रिएक्शन के जरिए किया जाता है। तो आप अगर गौर कीजिए तो ये एल्युमिनियम ज़्यादा पावरफुल है आयरन से, तो इस आयरन को बाहर निकाल देता है और यही आयरन चाहिए हमें वेल्ड करने के लिए। तो यह एक तरह से आप देखिए तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कैसे आप इसका आंसर दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है तो इसीलिए आयरन को निकाल देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का यूज करके रेल लाइन को जोड़ा जाता है, इसको बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। कभी कभी आप अगर कॉपर के बर्तन को घर में छोड़ देंगे ना तो उस पर हरा रंग का एक लेयर जम जाता है, ग्रीनिश सब्सटेंस जम जाता है। ये जो एक्चुअल में होता है वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला देखिए ये होता है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल नाम याद रखिए कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण उसमें एक ग्रीनिश लेयर जम जाता है। अगर आप कॉपर का बर्तन घर में हो तो आप ध्यान दीजिएगा, उसमें ऐसे रख देने के बाद वो थोड़ा ग्रीनिश लेयर जम जाता है। An element of oxide Al2O3 which is acidic in nature identify a metal and a non-metal। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, यानी कि वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, लगभग हम लोगों का हो गया है, एक बार देख लेते हैं। ग्रीन कलर वाला हो गया, कंपाउंड एक्स इज एल्युमिनियम एंड यूज इन रेलवे ट्रैक्स। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए बोल रहे हैं कंपाउंड एक्स है और उसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया जा रहा है रेलवे को जोड़ने के लिए, पटरी को जोड़ने के लिए। तो एक्स क्या है, आइडेंटिफाई एक्स। तो एक्स जरूर क्या है, Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है। तभी तो ये एल्युमिनियम इससे रिएक्शन करेगा तो आयरन को निकाल देगा और यही हमें वेल्ड करने के लिए जरूरत है। और ये सेम क्वेश्चन है कि हम लोग मेटल कार्बोनेट को और सल्फाइड ओर को हीट करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो याद रखिएगा, हम लोग मेटल कार्बोनेट को और सल्फाइड को हीट करके किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारा क्या एम होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में, है ना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होता है, फिर वहां से मेटल निकालना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, एन एलिमेंट एम फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फार्मूला MCl2 विच इज सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक एलिमेंट है M विच विथ फॉर्म्स ए क्लोराइड, फार्मूला MCl2 है। तो याद होगा दोस्तों आपको कि जो MCl2 है, M कोई भी एक धातु है। तो देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2 8 7, यानी इसका वैलेंसी कितना हो गया, एक हो गया, 8 पूरा करने के लिए एक चाहिए। तो M का वैलेंसी कितना होगा, तो फार्मूला लिखने का तरीका आपको पता है ना, कि जो क्लोरीन का वैलेंसी है वो हम लोग लिखते हैं 1 और M का वैलेंसी को हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, हम लोग इसको X पकड़ लेते हैं। तो जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, इसका वैलेंसी इसके पास चला आता है ना, क्लोरीन वाला जो वैलेंसी है इसके पास चला आएगा, है ना। तो M यहाँ पे देखिए Cl2 है, 2 क्लोरीन आया है, यानी कि डेफिनेटली इस M का वैलेंसी जो है वो +2 होगा, है ना। तभी तो 2 क्लोरीन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक क्लोरीन का वैलेंसी है 1, तो 2 क्लोरीन रहेगा तभी तो इसका इसका वैलेंसी होगा -2। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, -2 को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, +2 चाहिए, यानी कि डेफिनेटली यहाँ जो M है इसका वैलेंसी है +2। ये साफ पता चल गया हम लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इसका आपको बताना है टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट बिलोंग। हालांकि ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है लेकिन आपको यहीं से आपको इसका आंसर दे सकते हैं किस ग्रुप में है। तो याद रखिएगा कि जो उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। तो इसका वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो वही उसका ग्रुप नंबर हो गया, यानी कि ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों लगभग हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा और जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको मैंने कवर किया है। तो आप एक बार चैप्टर को भी एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा
ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।